इंटरनेशनल लॉ के अंदर ट्रीटीज़। तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, सब कॉम्पोनेंट डिटेल क्वेश्चन VCLT ये सब आ जाएंगे, उसके आर्टिकल तो हम याद करेंगे ये भी। तो ट्रीटीज़ आर फोरमोस्ट सोर्स होती हैं, पहली सोर्स है, रिटन सोर्स है, डेफिनेट है, सर्टेन है, क्लियर है, ठीक है। और आर्टिकल 2 इसका डिफाइन ही कर देता है कि ये जो एक जो ट्रीटी होती है वो रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन दी स्टेट्स, ठीक है, जो कि गवर्न होती है आयल के द्वारा। तो पहली बात क्या है, रिटन है, दूसरी बात क्या है, बिटवीन स्टेट्स है, और तीसरी बात जो गवर्न हो रही है आईएल के द्वारा, ठीक है। ये बताता है आर्टिकल 2 VCLT का डिफाइन करता है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि एप्लीकेबल टू ऑल ट्रीटीज़ बिटवीन दी स्टेट्स, ठीक है, सारी ट्रीटीज़ पे VCLT अप्लाई होगा। इंपॉर्टेंस क्या है ट्रीटीज़ की, ट्रीटीज़ की इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो एक तो बेसिस होती है इंटरनेशनल लॉ का, क्योंकि पहली सोर्स है ये, कहाँ लिखा है 38(1)(a है ये, ठीक है। उसके बाद कोडिफाई करती हैं कस्टम्स को और प्रिंसिपल्स को, तो उससे सर्टेनिटी आ जाती है, क्लैरिटी आती है, कोऑपरेशन आ जाता है। आप देख रहे हो क्या क्या आ रहा है इससे, कोडिफिकेशन है, कोऑपरेशन है, सर्टेनिटी है, और कोऑपरेशन आ जाता है, जैसे UNFCCC है, तो ये या डिस्प्यूट सेटलमेंट है, ठीक है, WTO एग्रीमेंट, सेटिंग अप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, UN चार्टर। तो कोऑपरेशन लिया आएगा अलग अलग डोमेन्स में, डिस्प्यूट भी हो जाएंगे, ठीक है, सॉल्व इससे। तो इसने क्या क्या किया, डोमेन्स भी अलग अलग लिया है और डिस्प्यूट सेटलमेंट भी हो गए। आप अपने दिमाग में कोई भी इंस्टीट्यूशन लिया हो, सब इसी से हो जाएंगे, और पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश कर देता है ये। स्टेप्स क्या है फॉर्मेशन ऑफ द ट्रीटीज़ में, न्यू स्टेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ न्यू एग्जिस्टिंग ट्रीटी। तो इसमें मैं बताता हूँ स्टेप्स क्या आएंगे। सबसे पहले 6, 7, 9 आएगा। 6 बोलेगा ऑल स्टेट्स टू फॉर्म, ठीक है, ट्रीटी सबको अलाउ करता है, सब पे पावर है। उसकी सबसे पहले आप जब आपने सोच लिया, सबसे पहले आप रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करोगे जिसके पास फुल पावर होगी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, फुल पावर इंस्ट्रूमेंट होगा, ताकि वो इससे फिर नेगोशिएट कर सके। किस लिए होगा रिप्रेजेंटेटिव, नेगोशिएट करने के लिए। एडॉप्शन क्या है, एडॉप्शन ऑफ ट्रीटी विद 100% कॉन्सेंट, ठीक है, बट 2/3 इफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कहीं पे 100% है और कहीं पे 2/3 है, कॉन्फ्रेंस के लिए 2/3 है और वैसे 100% है, 9 बोलता है। तो 6 में बोला सब करेंगे, 7 में आप उसको रिप्रेजेंटेटिव को आप फुल इंस्ट्रूमेंट दे दो, सारी पावर दो, और फिर 9 में कितना मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कितनी चाहिए। 11 में मल्टीपल मीन्स है असेसमेंट के, सिग्नेचर हो, एक्सचेंज हो, रेटिफिकेशन हो, एक्सेशन हो, ठीक है, असेंट देने के मल्टीपल मीन्स है आपके पास। फिर आता है रजिस्ट्रेशन विद द UN सेक्रेटरी। कैसे करोगे रजिस्ट्रेशन विद द UN सेक्रेटरी, required for invoking treaty before any organ of the UN. So basically registration is required to invoke treaty before any organ of the UN. ये उसका पर्पस है। क्या होगा रजिस्ट्रेशन से, इन्वोक हो जाएगी ट्रीटी बिफोर एनी ऑर्गन ऑफ द UN। सॉरी सॉरी। फिर रेटिफिकेशन क्यों करते हैं भाई रेटिफाई, आर्टिकल 2 डिफाइन करता है इंटेंट टू बी बाउंड बाय लीगल ऑब्लिगेशन। रैशनल क्या है, टाइम टू स्टडी द ट्रीटी इन डेप्थ। रेटिफिकेशन का मतलब है इंटेंट टू बी बाउंड। फिर फॉलो तो करोगे ही PSS, आपको स्टडी करने का टाइम मिल जाता है डेप्थ में, और पब्लिक ओपिनियन भी आपको शेप कर सकते हो, उसको कर सकते हो। उसके बाद ओनली रिक्वायर्ड व्हेन ट्रीटी है डिक्लेयर इट नेसेसरी, और अगर नहीं है नेसेसरी रेटिफिकेशन तो बस ऐसे ही हो जाएगा। ओके। और 19 में लिमिटेड स्टेटस है इन पीरियड बिटवीन साइनिंग एंड रेटिफिकेशन, लिमिटेड पीरियड होता है साइन करके रेटिफाई, ये नहीं कि आज साइन किया अब 10 साल बाद रेटिफाई कर रहे हो। कैन नॉट डू डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रीटी, ठीक है, तो यू कैन नॉट डू एनी एक्ट विच डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रीटी। ओके। फिर ट्रीटी क्या है, ये बेसिकली बता रहा है नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, ट्रीटी टू बी रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू इंटरनल लॉज, ओके,
अकॉर्डिंग टू इंटरनल लॉज होगा, और नो ड्यूटी टू रेटिफाई ट्रीटी, सोवरेन डिसीजन होता है क्योंकि ये, इसलिए नो ड्यूटी, याद रखना सोवरेन डिसीजन, इसलिए यू हैव नो ड्यूटी टू रेटिफाई। बट यूएनएससी, बट अपना यूएनएससी जो है ना ब्रो, वो एक्सेप्शन है। यूएनएससी कैन प्रेशराइज रेटिफिकेशन फॉर इंटरनेशनल फॉर आईपीएस, ठीक है, प्रेशराइज कर सकता है आईपीएस के लिए यूएनएससी। ओके, रिजर्वेशन, तो अभी हमने क्या क्या देखा है, अबे बार बार आर्टिकल 2 ही आ रहा है, ठीक है, फिर से आर्टिकल 2 आ गया, यहाँ पे भी आर्टिकल 2 आ गया, यहाँ पे भी आर्टिकल 2 है, 3 बार आ गया आर्टिकल 2। रिजर्वेशन में क्या है, रिजर्वेशन डिफाइंस एज एक्सक्लूजन या मॉडिफिकेशन, या तो एक्सक्लूजन है या तो मॉडिफिकेशन है, किसका, लीगल इफेक्ट्स का, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ अ ट्रीटी, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। अब इसका क्या रैशनल है, इसका रैशनल है कि ये पार्टिसिपेशन बढ़ा देता है, ठीक है, और कल्चरल रिलेटिविज्म प्रमोट करता है। तो रिजर्वेशन से कल्चरल रिलेटिविज्म भी रहेगा मेंटेन्ड और पार्टिसिपेशन भी बढ़ाएगा, ठीक है, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए है ताकि मोर एंड मोर ऐसा ना हो ना, एक छोटे प्रोविजन के चक्कर में 10 स्टेट्स बना करते हैं और सब अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको कल्चरली अडेप्ट भी करें, ठीक है, पार्टिसिपेशन हो अडेप्टेशन दोनों ही रहे, कल्चरली रिलेटिविज्म बना रहे। फिर आर्टिकल 9 है अलाउड, क्या अलाउ कर दिया इसने, इसने अलाउ कर दिया है कि अनलेस द ट्रीटी प्रोहिबिट्स, ट्रीटी ओनली अलाउ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है, ये तभी अलाउ होगा जब ट्रीटी प्रोहिबिट तो नहीं कर रही, अगर ट्रीटी प्रोहिबिट कर दे, जैसे इसका एग्जांपल है UNFCCC, ठीक है, याद रखना, ट्रीटी ओनली अलाउ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन, ट्रीटी ओनली अलाउ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन कंपैटिबल विद दी वो ट्रीटी वो नहीं होगा, इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए, जैसे जिनेवा जेनोसाइड वाले में, ठीक है, इनकम्पैटिबल नहीं होने चाहिए। तो ये राइडर्स हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ रिजर्वेशन है, स्कोप ऑफ रिजर्वेशन 19 में दिया है, ट्रीटी ने प्रोहिबिट तो नहीं किया, स्पेसिफिक टाइप का है या फिर इनकम्पैटिबल है। 20 और 23 क्या है, रूल्स गवर्निंग रिजर्वेशन, अच्छा, रिजर्वेशन ओनली बिफोर साइनिंग, ठीक है, अनलेस ऑब्जेक्टेड टू, ठीक है, बाय अदर स्टेट्स, म्यूचुअली ऑल्टर ऑब्लिगेशन बिटवीन प्रपोजिंग एंड एक्सेप्टिंग, ठीक है, ये म्यूचुअली ऑल्टर हो जाता है, ठीक है, ऑब्लिगेशन किसके बीच में, जो प्रपोज कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके बीच में। फिर ऑब्जेक्टिंग पार्टी नॉन एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, वर्सेस ये नॉन म्यूचुअली ऑल्टर ऑब्लिगेशन म्यूचुअली नॉन एप्लीकेबल, और रिजर्वेशन ऑब्जेक्शन कैन बी विड्रॉन एनी टाइम, ठीक है भाई, ओके, हाँ, सोवरेनिटी, तो ये सारे रूल्स हो गए कि भाई हमेशा टाइम, ठीक है, व्हेन हमेशा पहले होगा उससे, ओके, अगला अगला पॉइंट, अनलेस ऑब्जेक्टेड ना हो, ठीक है, एक्सेप्ट ही मान लेते हैं हम उसको, ये यो वाले हो गए, ये नो वाले हो गए, ठीक है, और रिजर्वेशन यो और नो दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे जब चाहेंगे। उसके बाद है ये अमेंडमेंट, देख लो अब, ठीक है, क्या है, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन, ये अमेंडमेंट है और मॉडिफिकेशन है, ठीक है, अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन किस होगा भाई, डील्स विद VCLT का 39 है वो, जनरल अमेंडमेंट, और ये है मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ में, ट्रीटी प्रोविजन आर रिवाइज्ड इफ पार्टीज एग्री टू इट, इफ पार्टीज एग्री टू इट, रैशनल क्या है, लैंडस्केप इंक्लूडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी चेंजेस होते रहते हैं, सिक्योरिटी पॉलिटिकल इकोनॉमिक, तो इसलिए अमेंडमेंट तो ज़रूरी होते हैं ना, इसलिए
और मल्टीलैटरल ट्रीटी का कैसे होगा, सब क्या इसमें चाहिए होगा, पहले तो सबको राइट ऑफ ऑल दी स्टेट्स, ठीक है, टू गेट नोटिस कि भाई चेंज हो रहे वाला है उसमें, एंड बी अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन, सबको अपना कहने का हक मिलेगा, वॉइस। फिर राइट ऑफ ऑल स्टेट टू बिकम पार्टी टू दी अमेंडेड, राइट ऑफ ऑल स्टेट्स टू बिकम पार्ट टू अमेंडेड ट्रीटी, पार्ट टू दी अमेंडेड ट्रीटी, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रीटीज 41 बोलता है मॉडिफिकेशन कैसे होगा ट्रीटीज का, मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रीटीज कैसे होगा बता देता हूँ फिर। प्राइवेट अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स रिगार्डिंग ऑब्लिगेशन मल्टीलैटरल ट्रीटी, मॉडिफिकेशन कैसे होगा ट्रीटीज का, प्राइवेट अरेंजमेंट है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, मॉडिफिकेशन होता है प्राइवेट अरेंजमेंट, ठीक है। मॉडिफिकेशन मतलब प्राइवेट अरेंजमेंट है टू और मोर स्टेट्स के बीच में रिगार्डिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी, अकेले में तो होगा नहीं। स्टेट्स नीड टू परफॉर्म, नीड टू नोटिफाई अदर पार्टी, नोटिफाई अदर पार्टीज, ठीक है, रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है, नोटिस, नोटिफाई पे बेसिकली हर जगह है। अगर मैं नोटिफाई कहाँ लिखा था, यहाँ भी है नोटिस और यहाँ भी है नोटिस, ठीक है। कैन नॉट व्हेन ट्रीटी डज नॉट अलाउ फॉर नोटिफिकेशन, ट्रीटी ही अलाउ नहीं कर रही है, मॉडिफाइड क्वेश्चंस इज प्रोहिबिटेड, या तो प्रोहिबिट ही हो गया है वो क्वेश्चन, या फिर अफेक्ट्स द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है, अगेंस्ट दी ऑब्जेक्ट है, तो अलाउ नहीं किया है, प्रोहिबिटेड है, या तो ऑब्जेक्ट के खिलाफ है, या तो अफेक्ट्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अदर स्टेट्स। तो 4 सिनेरियो हैं, ठीक है। व्हाट, व्हेन, या फिर कंडीशन, ठीक है। इनवैलिडिटी एंड टर्मिनेशन, सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 5 डील्स विद द इनवैलिडिटी, ओके। इनवैलिडिटी किसमें है, पार्ट 5 सेक्शन 2, जनरली ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड्स होता है, इनवैलिडिटी जनरली ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड्स है, रैशनल क्या है, कॉन्सेंट, तो इनवैलिडिटी जब मैं चाहूँ तब हटा दूँ, वॉज नॉट प्रेजेंट ऑफ रॉन्गली एक्वायर्ड, कंसेंट नहीं थी, सर्कमस्टांसेस में क्या है, नॉट प्रेजेंट, सरकम ये लैक ऑफ अथॉरिटी है, जिसने साइन किया वो लैक ऑफ अथॉरिटी थी उसकी, ठीक है, लैक ऑफ अथॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, या फिर एरर जो है एसेंशियल है, मतलब सब्सटैंशियल एरर है, यहाँ तो ई कर दो, ठीक है, एरर वाज एसेंशियल। फिर क्या है, फ्रॉड है, फ्रॉड बाय अ पार्टी है, करप्शन है, ठीक है, जस्ट कोजेंस है, फ्रॉड, करप्शन, जस्ट कोजेंस, ये सब है। पहला क्या है, अथॉरिटी ही नहीं है, दूसरा एरर है जो कि एसेंशियल है, तीसरा फ्रॉड है, चौथा करप्शन है, पांचवा जस्ट कोजेंस है, कूल। अब टर्मिनेशन पे आ जाओ, ये क्या है, ये पार्ट सेक्शन 3 पार्ट 5 है, ठीक है। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, उसके बाद हम करते हैं ये 54 में, बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, डेन्यूडेशन 12 मंथ नोटिस, डिनंसिएशन है, रिनंसिएशन होता है बेसिकली, न्यू पार्टी बाय ऑल पार्टीज, ठीक है, सेम सब्जेक्ट मैटर पे,
यहाँ भी ऑल पार्टीज़ है, यहाँ भी ऑल पार्टीज़ है। फिर इम्पॉसिबिलिटी है, रिवर्स एक्सटेंटिबस है 63 में, और न्यू जस्कोजेंस है 64 में। तो ये साथ में पढ़ना है, तीनों ही साथ में पढ़ लो बल्कि, ठीक है। न्यू ट्रीटी, निगोशिएशन, कंसेंट, ओके। चेंजेस सर्कमस्टेंस टू ऑल्टर ट्रीटी ऑब्लिगेशन, सही बात है, ठीक है। टर्मिनेशन कैसे होगी, सबकी कंसेंट से हो जाएगी। निगोशिएशन होगी जिसमें आपको 12 मंथ का नोटिस देना होगा, ठीक है। न्यू ट्रीटी सेम सब्जेक्ट पे है, ठीक है, नया जस्कोजन बन गया है। ऑब्लिगेशन ऑफ द थर्ड पार्टी क्या है, 2022 20 मार्क्स में आ चुका है क्या? अच्छा, हो सकता है। ऑब्लिगेशन ऑफ थर्ड पार्टीज, पैक्टा टर्जिस नेक नॉर्सन नेक प्रोसेंट, ये एकदम सही बात है। जनरल रूल तो यही है कि ओनली दी पार्टीज को बाइंड करता है, मगर रैशनल क्या, ट्रीटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट, ठीक है। तो थर्ड पार्टी हैव नॉट कंसेंटेड टू द ट्रीटी। 34 क्या बोलेगा, 34 को देख लेते हैं। स्टेट दिस जनरल रूल, पैक्टा टर्टिस कहाँ है, 34 में है। नो राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ अ थर्ड विदाउट द कंसेंट। आर्टिकल 2 डिफाइन थर्ड पार्टी। अच्छा, इस आर्टिकल 2 इसलिए सब जगह है क्योंकि उसमें डेफिनेशन है सारी। थर्ड पार्टी क्या होती है, नॉट अ पार्टी टू अ ट्रीटी बेसिकली, ओके। 35 में क्या ऑब्लिगेशन ऑफ द थर्ड पार्टी है, obligation on third party can be imposed using collateral agreement accepted by the third party, okay। collateral agreement से, और वो agreement जो accepted है third party के द्वारा। फिर can be given to third party when treaty provides rights and third party consents, rights भी दे सकते हैं, ठीक है, जब third party consent करे। modification हो चाहे revocation हो, फिर क्या आएगा, modification revocation of such thing obligation needs consent of the third party, और customary international law are binding, जैसे जेनेवा कन्वेंशन है, आईसीजे ने बोला है। एर्गा ओमनिस है प्लस एर्गा ओमनिस प्लस जस्कोजेंस, ठीक है। 200 नॉटिकल नैनो अलाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ट्यूनीशिया माल्टा, ये एग्जाम्पल है इसका, ट्यूनीशिया माल्टा। आर्टिकल ये हो गए EEZ के, ठीक है। फिर है पैक्टा संट सर्वेंडा, आर्टिकल 26 में। और ये क्या है, कैन नॉट इन्वोक, कौन सा, म्युनिसिपल लॉ की आड़ में जस्टिफाई फॉर द फेलियर टू परफॉर्म द ट्रीटी। पैक्टा टर्टिस एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, लॉटर बैच ने बोला है कि स्टेट्स बाइंडिंग ड्यू टू CIL, सच CIL इज, ठीक है। लॉटर बैच ने बोला ट्रीटीज आर बाइंडिंग ड्यू टू CIL, दैट ट्रीटीज आर बाइंडिंग, ठीक है। सच CIL इज PSS, ओके। एक्सेप्शंस क्या है पैक्टा संट सर्वेंडा के, एक तो न्यू स्टेट आ गई ब्रो, ठीक है, क्या आ गई, न्यू स्टेट आ गई, ठीक है। सक्सेशन ने लिमिट कर दिया एप्लीकेशन ऑफ द PSS को, नेगेटिव थ्योरी है ये, ठीक है, सक्सेशन वाली बाय USSR जैसे। और फिर आओ ग्राउंड्स ऑफ टर्मिनेशन, या तो इम्पॉसिबिलिटी, या तो 62, या तो 63 53 64, सॉरी, ठीक है। ये हमने जो ऊपर तीनों साथ में देखे थे वही तीनों, ये वही तीनों है, और इसमें भी है, तो यहाँ टर्मिनेट हो जाती है, ऊपर देखा तो था, ओके। यहाँ पे टर्मिनेशन पैक्टा का, ओके, टर्मिनेशन कही तो थे ये सब। उसके बाद फिर से डाल दूँ, डाल देते, मेरा क्या है, कॉपी किया, पेस्ट इमेज, ठीक है। फिर आएगा रेबस एक्सटेंडिबस 63, रेबस से क्या 63 में फंडामेंटल चेंज सर्कम अलाउ पार्टीज टू साइन ट्रीटी ऑब्लिगेशन, ठीक है।
Doctrine of frustration in treaty law. Essential elements: unforeseen fundamental change, radically transform extent of obligation, impact on basis of consent. इसमें क्या है? Rebus is timetable, वही fundamental change in the circumstances allow parties to resign treaty. ऐसा कोई फंडामेंटल चेंज हो गया हो जो रिसाइन करा दे ट्रीटी को, समझ रहे हो आप? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ट्रीटी में. कॉन्ट्रैक्ट लॉ एग्जांपल दे रहा है शायद ये. इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है इसके? एक तो अनफोर्सीन है और फंडामेंटल चेंज है, रेडिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा है. ठीक है, अनफोर्सीन है, फंडामेंटल चेंज है, रेडिकली ट्रांसफॉर्म कर रहा है ऑब्लिगेशन को, इम्पैक्टिंग द बेसिस ऑफ द कंसेंट. कंसेंट को सीधा हिट कर रहा है ये. ठीक है, ऐसे सोचेंगे इसको. अनफोर्सीन, फंडामेंटल चेंज, रेडिकली ट्रांसफॉर्म दी ऑब्लिगेशन. ठीक है, या तो चेंज बहुत तगड़ा है, या तो ऑब्लिगेशन ही बदल गई है, या तो कॉन्सेंट. तीनों में से कुछ किसी ना किसी एक को हिट कर रहा है ये. समझे? या तो चेंजेस, या तो ऑब्लिगेशन, ठीक है, या तो कॉन्सेंट. नॉट व्हेन कब नहीं होगा ब्रो? नॉट व्हेन बाउंड्री ट्रीटीज है. ठीक है, या फिर ब्रीच से हुआ है. या तो बाउंड्री है या तो ब्रीच है. इसमें एग्जांपल ये अच्छा है फिशरीज जुरिसडिक्शन का. रिकॉग्नाइज CIL. क्या रेबस एक्सटेंडिबस को CIL बोल दिया था फिशरीज में. बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन ऑल पार्टीज एलिजिंग इंक्रीज्ड बर्डन. ठीक है, इज इक्वल टू CIL इन फिशरीज केस. वाओ. ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द पार्टी एलिजिंग इंक्रीज बर्डन उस पे. ठीक है, जस्ट क्वेश्चन क्या है? प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स है भाई. पहली बात तो नो डेरोगेशन यहाँ से रहेगा. स्लेवरी, पायरेसी वगैरह. ट्रीटी इनवैलिड इफ अगेंस्ट एग्जिस्टिंग जस्ट क्वेश्चंस. ट्रीटी इनवैलिड हो जाएगी अगर वो अगेंस्ट चली गई जस्ट क्वेश्चंस के, और टर्मिनेट भी हो जाएगी अगर नया एमर्ज हो गया तो. ठीक है, इनवैलिड इफ़ इनवैलिड होगी अगेंस्ट की वजह से, टर्मिनेट हो जाएगी अगर न्यू आ गया तो. आपको ये समझना पड़ेगा भाई. ये क्या है? इनवैलिड कर से हो गई, बताइए, कर अगेंस्ट चला गया उसके. और ये है टर्मिनेट कैसे हो गई? जस्ट कोजन ही टर्मिनेट हो गया, कर न्यू आ गया. ओके. रैशनल में क्या है? पब्लिक लॉ. रैशनल में पब्लिक लॉ राइट कैनॉट बी ऑल्टर्ड बाय प्राइवेट एग्रीमेंट. ओह, पब्लिक वाला कैनॉट बी ऑल्टर्ड बाय प्राइवेट वाला. अच्छा, कूल. ब्रॉडन कम्युनिटी राइट. ठीक है, पब्लिक वाला इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइवेट वाला. ये रीज़न है इसका. स्टार्क ने क्या बोला? रिकॉग्नाइज 3 काइंड्स. 3 काइंड्स ऑफ जस्ट कोजेंस. कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन पर्पस, या फिर UN चार्टर. चार्टर होगा, ह्यूमैनिटेरियन होगा, या तो ह्यूमैनिटी होगा. जीनोसाइड का केस है ये कोई. फॉर्म प्रोहिबिटिंग जीनोसाइड एप्लीकेबल रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट. ठीक है, प्रोहिबिटिंग जीनोसाइड इज प्रोहिबिटेड irrespective of the state पार्टी है या नहीं है टू द कन्वेंशन और नॉट. ठीक है. ट्रीटीज हो गया. अब रिलेशनशिप देख लेते हैं, अगले में देख लेते हैं. इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं.
आर्टिकल 2 में सबसे पहले ट्रीटी डिफाइन किया है, रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन द स्टेट्स जो कि गवर्न होगा इंटरनेशनल लॉ के द्वारा, वरना इंटरनेशनल लॉ में पड़ती ही नहीं। आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 1 बोलता है एप्लीकेबिलिटी, किस पे, सारी ट्रीटीज़ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी। इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ये बेसिस बनाता है पूरे पूरे इंटरनेशनल लॉ का, पहली सोर्स है, सबसे प्राइमरी फर्स्ट सोर्स है। फिर ट्रीटी क्या है, ट्रीटी ही कोडिफाई करती है कस्टम्स को, ठीक है, और प्रिंसिपल्स ले डाउन करती है, तो क्रिस्टलाइज कर देती है, सर्टेनिटी ले आती है, क्लैरिटी लाती है, ठीक है। फिर ट्रीटीज़ में क्योंकि कई सारे लोग आ रहे हैं तो वो कोऑपरेशन ले आएगी अलग अलग डोमेन्स में, कोई क्लाइमेट, साइंस, ठीक है, ट्रेड में, हाई सीज लॉ में, लॉ ऑफ द सीज में, इन सब में डिस्प्यूट सेटल कराएगी। ट्रीटी से ही डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है, क्लैरिटी रहती है, फिक्सनेस रहती है, अथॉरिटेटिव होता है वो, जैसे WTO के एग्रीमेंट है। और ट्रीटी से आप और क्या काम होते हैं, ट्रीटी के जितने भी सारे काम होते हैं, कोऑपरेशन लाना, डिस्प्यूट सेटल करना, इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना, नए नए प्रिंसिपल्स लाना, बाइंडिंग कमिटमेंट्स लाना, ठीक है, वो सब, अकाउंटेबिलिटी लाना, ये सब। और स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन क्या होते हैं, सबसे पहले आप सबसे पहले तो सब अलाउड है, उसके बाद आप रिप्रेजेंटेटिव लाओगे, उसको फुल पावर दोगे, फुल पावर दोगे, फिर आप अलग अलग तरीके से असेंट दे सकते हो, साइन करके या एक्सचेंज करके इंस्ट्रूमेंट्स को, या रेटिफाई करके एक्सेशन, ओके। और फिर एंड में आपको रजिस्टर कराना है UN अपने सेक्रेटरी जनरल। अगर नहीं कराया तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप इन्वोक नहीं कर पाओगे ट्रीटी को किसी भी ऑर्गन के सामने, UN के। फिर रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रीटीज़ में क्या है, आर्टिकल 2 डिफाइन करता है इंटेंट टू बी बाउंड बाय लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अ ट्रीटी। रैशनल क्या है कि भाई टाइम मिल जाता है स्टडी करने का, और डेप्थ दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन, आर्टिकल 14 ओनली रिक्वायर्ड व्हेन ट्रीटी डिक्लेयर इट नेसेसरी। आर्टिकल 18 में क्या है, लिमिटेड स्टेटस इन द पीरियड बिटवीन साइनिंग एंड रेटिफिकेशन, ओके। तो पहला रैशनल क्या देखा है रेटिफिकेशन का, रेटिफिकेशन दिखाता है कि हाँ मेरी प्योर इंटेंशन है बाउंड होने की, अब मैं रेटिफाई कर रहा हूँ, अब मैं पक्का इससे बंधा रहूँगा, मेरे पे PSS अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन है, मैं मानता हूँ उसे। और ये चाहिए क्यों रेटिफिकेशन, ताकि एक तो मुझे टाइम मिल जाता है ढंग से पढ़ने के लिए, ठीक है, मुझे टाइम मिल जाता है इसको चेंज करने के लिए अपने हिसाब से, ताकि मैं अपने में फिट कर सकूँ, अडॉप्ट कर सकूँ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तीसरा मिल जाता है पब्लिक ओपिनियन के लिए, ठीक है। उसके बाद तो मैं यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 14 बोलता है कहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ पे नेसेसरी हो रेटिफिकेशन, ज़रूरी नहीं है तो फिर ठीक है, ऐसे ही हो गया, जो ऊपर वाला असेंट देते ही किसी भी तरीके से। तो 18 बोलता है लिमिटेड स्टेटस है, ठीक है, साइनिंग और रेटिफिकेशन के बीच में लिमिटेड स्टेटस है इन पीरियड। और दूसरी बात, कैन नॉट ये डू एनी एक्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव डिफीट कर दे, रेटिफिकेशन में ऐसा कुछ मत कर देना कि उसका ऑब्जेक्टिव ही उसका डिफीट हो जाए। और ट्रीटी रेटिफाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनल लॉ, ऑब्वियसली हर स्टेट के इंटरनल लॉ के अकॉर्डिंग होगी। कोई बोलेगा प्रेसिडेंट के द्वारा साइन, कोई बोलेगा पार्लियामेंट के द्वारा, जो भी तरीका है उनका। और कोई ड्यूटी नहीं है, याद रखना, सोवरेन डिसीजन है ये, कोई ड्यूटी नहीं है इसकी। और रेटिफिकेशन में हमने देखा था कि डेट, रेट्रोस्पेक्टिव, ये सब चीज़ें था कुछ। और सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, प्रेशराइज भी कर सकती है, वैसे तो जनरल रूल है कि ड्यूटी नहीं है, मगर एक्सेप्शन है जहाँ UNSC उसको प्रेशराइज कर दे, क्यों, अगर वो IPS के लिए। तो रिजर्वेशन कैसे होगा, आर्टिकल 2 फिर डिफाइन कर देता है रिजर्वेशन को, जैसे बाकी चीज़ें डिफाइन करता है आर्टिकल 2, कि या तो एक्सक्लूजन हो रहा है या तो मॉडिफिकेशन हो रहा है किसी लीगल इफेक्ट का, लीगल इफेक्ट ऑफ अ प्रोविजन, ठीक है, ऑफ दिस ट्रीटी, पूरी ट्रीटी का नहीं, कुछ प्रोविजंस का। क्यों, ताकि सबके सब आ सके, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सके, अपने हिसाब से जो दिक्कत है उसे चेंज कर लो, मगर आओ यार पार्टी तो बनो, इसकी ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल होगा। और कल्चरली रिलेटिविज्म, हम सारे कल्चर्स को फुल मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, चाहे जापान, चाहे US, चाहे यूरोप, चाहे अफ्रीका, ठीक है। आर्टिकल 19 क्यों है, ये स्कोप ऑफ द रिजर्वेशन बताता है कि जब तक या तो प्रोहिबिट कर दिया हो, जैसे UNFCC ने प्रोहिबिट ही कर रखा है कि आप कोई उसमें चेंज नहीं करोगे, ठीक है, या फिर उसने स्पेसिफाई किया हो बस इसी तरीके के आप इसमें रिजर्वेशन ला सकते हो, ठीक है, खुद ही स्पेसिफाइड है। या फिर रिजर्वेशन इनकम्पैटिबल ही कर दिया, जैसे जेनोसाइड के साथ, कि अगर आपने जीनोसाइड कन्वेंशन में कुछ रिजर्वेशन रखा तो उसका ऑब्जेक्टिव ही मतलब डिफीट हो जाएगा, इसलिए जेनोसाइड कन्वेंशन हर जगह आएगी इसमें। अच्छा एग्जांपल है, आर्टिकल 20 से 23 देख लो, क्या है रिजर्वेशन के रूल्स क्या होंगे, कि पहली बात तो कब होता है ये, हमेशा साइन करने से पहले आप चेंज करोगे, साइन करने के बाद कोई चेंज नहीं लाओगे। और इसको एक्सेप्टेड मान लेंगे अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो, वही है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट ही मानोगे साइन करने पे, ठीक है। दूसरी स्टेट, अगर कोई स्टेट ऑब्जेक्ट नहीं कर रही है ना, तो इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया है इस रिजर्वेशन को।
फिर रिजर्वेशन में क्या है कि ये अप्लाई कर जाएगा म्यूचुअली ऑल्टर्ड ऑब्लिगेशन बिटवीन दी प्रपोजिंग, जो प्रपोज कर रही है और जो एक्सेप्ट कर रही है। उसी का उल्टा जो ऑब्जेक्टिंग पार्टी होगी उस पर अप्लाई नहीं करेगा म्यूचुअली, ठीक है, उन दोनों के बीच में। बाकी सबके साथ एकदम वैसे ही रहेगा म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअली अप्लाई नहीं करेगा। और यहाँ म्यूचुअली कर जाएगा अप्लाई, प्रपोजिंग और एक्सेप्टिंग, क्योंकि ये एक्सेप्टिंग स्टेट था, ये ऑब्जेक्टिंग स्टेट है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑब्जेक्ट के ये, और ये कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि सोवरेंटी बेस्ड है ना भाई। जब मैं चाहूँ रिजर्वेशन रखूँ, जब चाहूँ ऑब्जेक्शन रखूँ, नहीं तो मैं हटा दूँ दोनों को। अब मैं देखता हूँ इसका अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का क्या है, वीसीएलटी का अमेंडमेंट कर लो, रिवाइज कर लो किसी भी टाइम पे। ये डेफिनेशन है 39 में दे रखा है, डील क्या है। जनरल अमेंडमेंट क्यों है अमेंडमेंट, ताकि चेंजेस होते रहते हैं भाई हर स्टेट में, हर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये चाहिए होता है अमेंडमेंट। मल्टीलैटरल का कैसे है, या एक तो सबका है कि भाई नोटिस दो हमें। मल्टीलैटरल है, कोई इंसान अगर कुछ चेंज कर रहा है, अमेंड हो रही है ट्रीटी, तो हमें राइट टू नोटिस है, और हम पार्ट भी लेंगे नेगोशिएशन में, हमारी वॉइस सब सुनेंगे, और हम बनेंगे पार्ट ऑफ द अमेंडेड ट्रीटी का। ये भी हमें राइट है, हमें कोई लात नहीं मार के निकाल देगा, हमारा राइट है उसका पार्ट होना। फिर मॉडिफिकेशन देख लो, वो अमेंडमेंट था, ये मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन 41 में है, अमेंडमेंट 39 में है, फिर 40 में है, ठीक है। तो दो हो गए अमेंडमेंट के, 41 हो गया मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन क्या है, प्राइवेट अरेंजमेंट है। रेड अमेंडमेंट बेसिकली पूरी ट्रीटी में चेंज हो रहा है, और मॉडिफिकेशन है प्राइवेट अरेंजमेंट, दो या दो से ज़्यादा में, इसलिए वो मल्टीलैटरल में ही होगा ये। फिर कंडीशन क्या है कि स्टेट्स को नोटिफाई आपको करना है कि ये मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो किसी को अगर ऑब्जेक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्शन दे देगा, या और किसी को भी अपने बीच में मॉडिफाई करना है। जैसे पहले शुरू में 2-3 स्टेट्स ने कहा कि हम मॉडिफाई करते हैं, सबको नोटिफिकेशन दो, ताकि वो 2 से 5 हो सके, जिसको आना हो। क्या पता मज़ा आ जाए सुन के किसी को, इसलिए। मगर कहाँ नहीं हो पाएगा मॉडिफाई, जहाँ पे ट्रीटी खुद ही उसको मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही, ठीक है, या फिर यहाँ प्रोहिबिट कर रही है, या तो अलाउ नहीं कर रही, उसी को कहने का दूसरा मतलब है कि प्रोहिबिटेड है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद है ये अफेक्ट्स राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर पार्टीज़। अगर दूसरों को आप अफेक्ट करोगे तो भी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे मॉडिफाई करने के लिए। या फिर ये ऑब्जेक्ट के ही अगेंस्ट है, जैसे यही वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है, जिनेवा वो जीनोसाइड वाला। फिर इनवैलिडिटी, इनवैलिड कैसे होता है, सेक्शन 2 पार्ट 5 बताता है इनवैलिडिटी, ठीक है। प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे हो सकता है। क्यों होता है इनवैलिड, क्योंकि भाई कंसेंट बेसिस थी, अब कंसेंट ही उनकी ढंग से नहीं रही तो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कंसेंट कैसे वायलेट हो जाती है, अथॉरिटी नहीं थी भाई रिप्रेजेंटेटिव के पास, ठीक है, बहुत बड़ा मुझसे एरर हो गया जो कि एसेंशियल था ट्रीटी के लिए, या मुझसे फ्रॉड से कंसेंट ले ली, या कंसेंट में करप्शन था, पैसा दे के ले ली, या फिर कंसेंट मैंने दी जिसको जिनके अगेंस्ट। तो ये आपको याद रखना है, ये आएगा इसमें, ये आएगा इसमें, ये आएगा इसमें, ये आएगा और ये आएगा, हर चीज़ कंसेंट से चलेगी, ठीक है, हर चीज़ कंसेंट से चलेगी। उसके बाद है, यहीं पे लिख देता हूँ ना, इनवैलिडिटी इज़ बेसिकली ड्यू टू कंसेंट, ठीक है, कंसेंट जो बेसिस था वो। फिर उसके बाद सेक्शन 3 है टर्मिनेशन में, बाय कंसेंट होगा, ठीक है, कंसेंट से टर्मिनेशन है, मैं टर्मिनेट करनी है, या तो कंसेंट से टर्मिनेट कर दूँ मैं, या डिनंसिएशन से कर दूँ, या फिर नई बना दूँ, ठीक है, CDN, कंसेंट से हो गया, डिनंसिएशन से हो गया, न्यू ट्रीटी आ गई, या फिर इम्पॉसिबिलिटी है रिवर्स एक्सटेंडेबल से, और या फिर न्यू आ गया, या तो न्यू ट्रीटी आ गई, या तो न्यू जस्ट कोजन आ गया, ठीक है। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है। ये टर्मिनेशन हो गया। ऑब्लिगेशन में क्या है, ऑब्लिगेशन में पैक्टा, टर्टिस नेक नॉसेंट नेक प्रोसेंट, थर्ड स्टेट के लिए तो कोई है ही नहीं ऑब्लिगेशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि सब कंसेंट बेस्ड है यहाँ पे भी। मगर एक्सेप्शन क्या है इसका, इसका एक्सेप्शन होगा ये वाला, डिफाइन थर्ड पार्टी, पहले डिफाइन भी कर दो, ठीक है, जो ट्रीटी का मेंबर नहीं है वो ये है ऑब्लिगेशन, ठीक है। कोलैटरल एग्रीमेंट हो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो ऑब्लिगेशन हो गई है, ये राइट हो गया, ये भी अगर वो कंसेंट दे दे। फिर मॉडिफिकेशन रेटिफिकेशन, ये भी अगर कंसेंट दे दे, तो सबका सब यही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हम्म
और कस्टमर इंटरनेशनल ट्रीटी में बाइंडिंग है थर्ड पार्टीज़ पे भी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिनेवा कन्वेंशन है, ठीक है, एर्गो ओमनिस और ये सब। पैक्टा सट सर्वेंडा ये है, पैक्टा सट सर्वेंडा है कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, और वो भी गुड फेथ में, ठीक है, लिखो प्लस इन गुड फेथ। दूसरा लॉटर पैच ने क्या क्या बोल दिया, लॉटर पैच ने बोला है पैक्टा सट सर्वेंडा, और एनजिलॉटी भी है इसके लिए तो, ठीक है, एनजिलॉटी ने पैक्टा सट सर्वेंडा को बोला है बेसिस ऑफ आईएल, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, लॉटर पैच ने बोला है बाइंडिंग है ड्यू टू सीआईएल, ठीक है, सच सीआईएल, ठीक है, पैक्टा सट सर्वेंडा सीआईएल है, लॉटर पैच ने बोला है। उसके बाद है 26-27 एवरी डी शेल बी बाइंडिंग, ठीक है, मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ, स्टेट कैन नॉट इन्वोक, ये म्यूनसिपल लॉ जस्टिफिकेशन फॉर फेलियर है। न्यू स्टेट्स लॉ ऑफ स्टेट सक्सेशन लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ पीएसएस नेगेटिव थ्योरी, ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन इम्पॉसिबिलिटी रेबस एक्स जस्कोजन, ये हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ स्टेट सक्सेशन लिमिट द एप्लीकेबल एप्लीकेशन ऑफ पीएसएस न्यू स्टेट, और क्या है एग्जीक्यूटिव नेगेटिव थ्योरी, ये वाली एक्सेप्शंस वाली। टर्मिनेशन के ग्राउंड ऊपर वाले ही हमने देख लिया, बाकी ऊपर यहाँ दे दिया था मैंने। रेबस एक्सटेंडेबस है, ये ऐसा चेंज हो जाना चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। इसेंशियल क्या है कि या तो चेंजेस, ये उसका इसेंशियल है, चेंजेस कंसेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसके बाद है नॉट व्हेन बाउंड्री या ब्रीच ऑफ पार्टी ने खुद ही किया है तो नहीं करेगा। फिचेस जुरिस्डिक्शन में सीआईएल बना दिया था इसको, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है जो इसको चैलेंज करेगा। जस्कोजन प्रीएम्प्टरी है तो इसलिए इसमें से नो डेरोगेशन है। ट्रीटी इनवैलिड हो जाएगी अगर वो उसके अगेंस्ट है, और टर्मिनेट हो जाएगी अगर न्यू बन गया तो, ठीक है। उसके बाद है रैशनल क्या है, पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ इज़ वाइडर देन प्राइवेट लॉ, ये हो गया, ये हो गया। स्टार्क ने बोला 3 काइंड्स ऑफ जस्कोजन्स होते हैं, ह्यूमैनिटी ये और ये, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, वो ये है। ठीक है, स्टार्की के अकॉर्डिंग, और जीनोसाइड कन्वेंशन केस भी ऐसा ही है।